सारथी। आगामी सरकार की निगम निकाय कर्मचारियों को सौगात, 4% महंगाई भत्ता बढ़ा, 1 जनवरी से किया जाएगा 4% महंगाई भत्ते का भुगतान। प्रदेश में एनसीसी के विस्तार को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, कैडेट्स के 7,500 और बढ़ेंगे नामांकन। डीएम ने श्रम आयुक्त समेत कई कार्यालयों में मारा छापा, नदारद मिले कई कर्मचारी अधिकारी, अनुपस्थित कर्मचारी अधिकारियों को स्पष्टीकरण लेने के दिए निर्देश। प्रदेश में तैयार होगी औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भांग की नई किस्म, 40 से अधिक देशों में भांग की किस्म औद्योगिक हैम्प की होगी व्यावसायिक खेती। भारत चीन को जोड़ने वाले हाईवे बंद, लाता से आगे अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा, बीआरओ खोलने में जुटा। उत्तराखंड से 30 सितंबर को विदा होगा मानसून, 25 और 26 सितंबर को पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान, मैदानी जिलों में भी बढ़ेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत माह जुलाई 2024 के 5,713 लाभार्थियों को करीब 171.39 लाख तथा माह अगस्त 2024 के 5,676 लाभार्थियों को 170.73 लाख अर्थात कुल धनराशि 341.58 लाख का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से बच्चों को 3,000 प्रतिमाह प्राप्त हो सकेंगे तथा आने वाले समय में भी बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ मिलता रहेगा। मंत्री ने 1% से इसके संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव को समीक्षा हेतु वित्त विभाग भेजा जाएगा, जिस पर निर्णय आते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने महिला एकल नीति की भी समीक्षा की, जिस पर अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। उक्त के संबंध में प्रस्ताव उप समिति स्तर पर विधिक परीक्षण हेतु रखा गया है। शीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन्य है वो उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। तो आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि पुनः दूसरी बार की बैठक में आज हमने अपने वात्सल्य के बच्चे जो कि लगभग जो है 5,673 बच्चे, उनको 2 माह का यानी कि आपके जुलाई और अगस्त माह का धनराशि लगभग 3,41,58,000 की धनराशि आज डीबीटी कर दी गई है। और निश्चित रूप से इस धनराशि के माध्यम से हमारे वे अनाथ हुए बच्चे जो कोविड में प्रभावित हुए थे, आज उनको पुनः 3,000 रुपये प्रतिमाह की जो धनराशि है 2 माह के रूप में जो है हम लोगों ने दे दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में संचालित लगभग 10,000 महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा साल 2013 से राज्य के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधीन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं 6 महीने से 3 साल आयु वर्ग के बच्चों को पौष्टिक आहार वितरण कराने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश भर के लगभग 9 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही टेक होम राशन योजना से 2 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों से टेक होम राशन का कार्य छीनकर बड़े ठेकेदारों को देने की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में महिला कांग्रेस प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। मेरा कहना ये है कि एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और एक तरफ वो लगातार लखपति दीदी के सर्टिफिकेट बांट के बड़ी बातें कर रही है, और दूसरी तरफ उन्हीं बहनों से उनका रोजगार छीन के भारत सरकार के जिस उपक्रम को दे रही है वो बाकी राज्यों में नाफेड काम कर रहा है और वो महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलके ही काम कर रहा है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये एजेंसियां महिला स्वयं सहायता समूह के साथ मिलके काम कर रही है। लेकिन उत्तराखंड में जो हमारी बहनें काम कर रही थी उनको बोला जा रहा है कि हम आपके साथ मिलके काम नहीं करेंगे।
रुक करते हैं अगली खबर का। संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा उत्तराखंड कार्यालय ने चलाया स्वच्छता अभियान। ये अभियान स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत चलाया गया है। ये स्वच्छता अभियान पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं लेखाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व है, जिसके अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है। हमारा कार्यालय हर वर्ष यह पखवाड़ा मनाता है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास ना ही कूड़ा हो और ना ही कोई कूड़ा फैलाए। हम हर किसी से अपील करेंगे कि हमारा शहर स्वच्छ रहे। इस बार प्रधानमंत्री का लक्ष्य है संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता। हम इसका पालन करेंगे। इस वक्त अभियान में कार्यालय के सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगणों ने प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री महोदय का कुशल नेतृत्व है, जिसके अंतर्गत ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा इस बार मनाया जा रहा है। तो हमारा दूरसंचार विभाग, हमारा जो कार्यालय है संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा उत्तराखंड परिमंडल, हम इस अपने कार्यालय की ओर से आज ये स्वच्छता की ये मास क्लीनिनेस ड्राइव आज चला रहे हैं। और हर साल हम ये लोग करते आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये किया था। और हम कोशिश करेंगे कि आसपास ना ही कूड़ा हो, ना कोई कूड़ा फैलाए। ये भी लोगों को प्रार्थना करेंगे कि कूड़ा ना ही फैलाया जाए और हमारा जो शहर है, हमारा आसपास हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमारा देश एक अच्छा, एक बेहतर और एक स्वच्छ माहौल बने। इस बार का जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का लक्ष्य है स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता, इसको हम बिल्कुल इसको कार्यान्वयन करेंगे इस चीज़ का। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि सबने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। खबरों में आगे बढ़ते और अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां नवा देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 27 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा। उत्तराखंड का एकमात्र सबसे बड़ा आयोजन नवा देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज सिल्वर सिटी राजपुर रोड एवं तुलास इंस्टीट्यूट में होने जा रहा है। पिछले वर्षों की भांति इस साल भी कई सितारों, फिल्म डायरेक्टर, सिंगर आदि से उत्तराखंड के लोग रूबरू होंगे, जिनमें अभिनेता मनोज जोशी, गजेंद्र चौहान, इला अरुण, के रैना, राजेश शर्मा, शारिब हाशमी, पंकज बैरी, जाकिर हुसैन, दीपक काजिल, केजरीवाल एवं आदिल हुसैन आदि शामिल रहेंगे। वहीं फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ उत्तराखंड टैलेंट हंट एवं आंगन बाजार एग्जीबिशन का आयोजन भी किया जा रहा है। जानकारी देते हुए आयोजन राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार फिल्म फेस्टिवल का पहला शो नेत्रहीनों के लिए रहेगा, जिसमें सैम बहादुर प्रदर्शित की जाएगी। राजेश शर्मा ने कहा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने के नाते कुछ इंटरनेशनल फिल्म का प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसमें आयरलैंड, मोरक्को, पर्शियन और फिलीपींस की फिल्म भी आ रही है। इस बार जो कुछ बड़ी फिल्में दिखाई जा रही हैं, उनमें 27 सितंबर को से बहादुर जिससे ओपनिंग की जाएगी, जिसको देखने के लिए नेत्रहीन वी स्पेशली एबल्ड बच्चों को बुलाया गया है। वहीं दूसरी ओर 27 सितंबर की ही अजमेर फिल्म की भी प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें अभिनेता राजेश शर्मा और पुष्पेंद्र सिंह मौके पर मौजूद रहेंगे। वहीं 28 सितंबर को फिल्म मंथन एवं एक आयरलैंड की फिल्म अ टाउन वेल्ड 1995 प्रदर्शित की जाएगी। 19 सितंबर को इला अरुण एवं क्या क्या रहना की त्रिकाल दिखाई जाएगी, जिस दौरान ये दोनों कलाकार भी मौजूद रहेंगे। वहीं मोरक्को की फिल्म सेलिब्रेशन, पर्शियन फिल्म कैट वुमेन एवं फिलीपींस की फिल्म पाल्युंग हिंदू मानुदी दिखाई जाएगी, जिससे कई बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर आदि को मौका मिल रहा है कि वो अपनी फिल्म प्रदर्शित कर सके। इसी के साथ कार्यक्रम के देहरादून एवं उत्तराखंड को अपने वीडियो के माध्यम से विश्व भर में पहुंचने वाले इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित किया जाएगा। वो भी इस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा रहेंगे। राजेश शर्मा जी ने बताया कि इसमें 2 ग्रुप रखे गए हैं, 8 से 15 साल व 16 से ऊपर, जिसमें प्रतिभागी अपनी कला जैसे कि डांस, एक्टिंग, पोएट्री, मिमिक्री, सिंगिंग आदि का प्रदर्शन जजेस के समक्ष करेंगे और अंतिम फैसला जजेस का ही रहेगा। जीतने वाले प्रतिभागियों को अवार्ड व सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। साथ ही वोकल म्यूजिक और देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आने वाले प्रोजेक्ट में मौका भी मिलेगा। शर्मा ने बताया कि ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वह अपनी कला का प्रदर्शन करें और उनको साथ ही साथ ऐसे कलाकारों से मिलने का मौका मिलेगा जिनके साथ वह उनके अनुभव का साझा कर सकेंगे। राजेश जी ने बताया कि पिछले 9 वर्षों से देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता आ रहा है
और कितने ही नए नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड से भी कई ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर निकल कर आए हैं जो आज नेशनल लेवल पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अब उत्तराखंड टैलेंट हंट के माध्यम से युवाओं को अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने का ये एक प्रयास और किया जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन नेत्रहीनों के लिए सैम बहादुर की स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए आंगन बाजार एग्जीबिशन का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को स्टॉल आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में फ्री एंट्री के लिए पास अमर उजाला पटेल नगर, सिल्वर सिटी राजपुर रोड, WIC राजपुर रोड एवं RED FM राजेंद्र नगर देहरादून से लिए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं इला अरुण और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 9th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देखने के लिए देहरादून आ रही हूँ। और 9th यानी 9 साल से हर साल ये फिल्म फेस्टिवल बढ़ रहा है। हर साल मुझे बुलाया जाता है पर कुछ ऐसा हो जाता है मैं नहीं आ पाती हूँ, तो मुझे इंतजार है आप सभी से मिलने का। आप आइएगा 27 को 28 को हम लोग मिलेंगे, फिल्में देखेंगे, बातचीत करेंगे। थैंक यू। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा बिना न्याय विभाग की अनुमति के लिए शासनादेश के विरुद्ध जाकर उच्च न्यायालय में कुछ विशेष मामलों में सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय से स्पेशल काउंसलिंग बुलाने व उन्हें प्रति सुनवाई हेतु 10 लाख दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मामले में दस्तावेजों के साथ चीफ सेक्रेटरी का शपथ पत्र 2 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। हुई सुनवाई पर महाधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि ये जनहित याचिका निरस्त करने योग्य है, क्योंकि इसमें जो पक्षकार बनाए गए हैं वर्तमान में सीएम व मुख्य स्थायी अधिवक्ता हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जनहित याचिका से उनका नाम हटाए जाने और जनहित याचिका को निरस्त किया जाए, जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विपक्षियों को इस जनहित याचिका से इसलिए पक्षकार बनाया गया कि इन्होंने स्पेशल काउंसलिंग नियुक्त करने के लिए ना तो राज्य के चीफ सेक्रेटरी और ना ही न्याय अनुभाग से अनुमति ली। एक केस में स्पेशल काउंसलिंग नियुक्त करने बाद लाखों का भुगतान कर दिया, जबकि जिस दिन केस लगा हुआ था उस दिन के कोर्ट के आदेश में उनका नाम नहीं छपा था, जिसकी अनुमति शासनादेश नहीं देता। इसलिए इसकी जांच कराई जाए। उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे सब जांच योग्य हैं। स्पेशल काउंसलिंग नियुक्ति करने के लिए सरकार को मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी व न्याय विभाग की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। उनकी स्वीकृति के बाद ही स्पेशल काउंसलिंग नियुक्त की जा सकती है, लेकिन यहाँ सरकार ने यहाँ अपनी प्रक्रिया अपनाई नहीं है। लाखों का भुगतान कर दिया गया है। जुगरान जो एक देहरादून और उत्तराखंड के समाजसेवी हैं, उन्होंने यह जनहित याचिका इस आशय से डाली थी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अधीन काम कर रहे कई एफिलिएट कॉलेजेस में भारी मात्रा में स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए सीट्स वेकेंट जा रही थी, रिक्त जा रही थी। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET को मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो भी अभ्यर्थी या छात्र एडमिट होना चाहता है HNBU के किसी भी एफिलिएट कॉलेज में, उसको CUET क्लियर करना होगा। और CUET का सेंटर उत्तराखंड में होता ही नहीं है, ये शायद मेरठ में था एक बार जब हुआ था। तो इस वजह से इस परीक्षा में उत्तराखंड के पहाड़ के जिलों के कई लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते थे। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में बार रेस्टोरेंट में बियर न देने पर खटीमा के पूर्व छात्र नेता व भाजपा के युवा नेता ने साथियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में कर्मचारी की जमकर धुनाई की। रेस्टोरेंट में लगे CCTV कैमरे में घटना का वीडियो आया। स्थल पर पुलिस के दरोगा भी मौजूद रहे। घंटों स्टाफ की पिटाई होती रही। मामला रविवार रात 11 बजे का बताया गया। पूरे मामले में पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए भय का माहौल जताया है। खटीमा पुलिस ने मामले में तहरीर दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है।
सर वो आए थे, बार बंद हो गया था हमारा 11 बजे करीब, 11 से ऊपर टाइम था, 11:10 या 15 का। तो सर बियर मांग रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे सर। तो बोले थे हमें जानता नहीं, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसे गाली माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी उन्होंने। तो यहाँ लॉक लगा हुआ था सर, बंद हो चुका सब कुछ। तो हमने कहा नहीं हो सकता सर, हमारे पास चाबी भी नहीं है। तो इतने देर में वो गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए और पीछे से बहुत बुरा लाए वो। उन्होंने सर किसी को नहीं देखा, जो हाथ में जो सामने आता उसको मार रहे थे वो। बढ़ते आगे खबरों में, जमीनी विवाद को लेकर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आमखेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच धारदार हथियारों के साथ जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। खूनी संघर्ष की सूचना मिलते ही घटना पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल में जुटे। खूनी संघर्ष में ग्रामीणों की मौत के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। घटना की जांच चल रही है। दोषियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुट गई है। गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। जो अभी हमारे पास सूचना है, करीब 3 से 4 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें एक की तो मृत्यु हो गई है, एक की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, उसकी भी अभी इलाज चल रहा है। और बाकी अन्य लोग जो भी इसमें सम्मिलित रहे हैं, उनके बारे में हम वेयरबाउट्स अभी पता कर रहे हैं और इसमें सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। जिसके द्वारा भी ये घटना की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर फोर्स ऑलरेडी पूरा मौजूद है और इसमें लगातार सुरक्षा को देखते हुए जो वादी पक्ष है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अन्य अगर बात आगे ना बढ़े तो लेते हुए लगातार हम लोग यहाँ पर मैंने निर्देशित भी किया है कि सभी यहाँ पर मौजूदा लोगों से बात करके जो भी आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी पूरी करेंगे और जो इन लोगों के बीच में जो विवाद की स्थिति है उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द किया जाएगा। उत्तराखंड में आगामी उपचुनाव और निकाय चुनाव से पहले राज्य में महंगाई के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मानसून की बारिश के बीच प्रदेश भर में सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि एक ओर जहां टमाटर 80 रुपए किलो के पार चला गया, तो वहीं दूसरी ओर अन्य सब्जियां भी 70 से 100 रुपए किलो तक बिक रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की थाली का स्वाद बिगाड़ दिया है। इस बीच ऊर्जा प्रदेश में लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ऊर्जा निगम की ओर से लगातार बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजे जा रहे हैं, जिसके विरोध में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष का यह आरोप है कि मोदी सरकार जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देती है, लेकिन मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटे हैं, तो फिर जनता को राहत क्यों नहीं दी जा रही। वहीं महंगाई पर मचे सियासी घमासान के बीच सीएम धामी ने निगम कर्मचारियों को राहत दी है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के बीच खाद्य पदार्थों की महंगाई लगातार आसमान छू रही है और इस बीच प्रदेश भर में सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में सब्जियों के दामों की बात करें तो सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियां 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक बिक रही हैं। और इस बीच ऊर्जा प्रदेश में लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत नियामक आयोग को बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव लगातार भेजे जा रहे हैं, जिससे नाराज होकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं आम जनता सरकार से राहत की उम्मीद लगा रही है। डीजल अभी महंगाई है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस समय है ना मिडिल क्लास फैमिली को है ना बहुत चलाना, अपना खर्चा बहुत महंगा हो रखा है। एक पर्टिकुलर आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है वो अपनी नौकरी करे या पेट्रोल डीजल के रेट्स को देखे। पेट्रोल डीजल के रेट्स इस समय आसमान को छू रहे हैं। एक वक्त ऐसा होता था कि जहाँ पे है ना पेट्रोल डीजल के रेट बहुत मायने होते थे, कम से कम उसमें अपना घर तो चलता था। उसके हिसाब से उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग है ना देखें तो राशन की चीज़ें भी बढ़ चुकी हैं।
आज हम है ना, कुछ बड़े लोग होते हैं वो पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो उन चीज़ों को सोच भी नहीं सकते। मिडिल क्लास वाला इन चीज़ों को नहीं सोच सकता। क्यों? पहले तो वो 10 बार सोचेगा इस चीज़ को कि खाऊं या नहीं खाऊं। बर्गर हो गया, ये हो गया, फास्ट फूड है ना, वैराइटीज इतनी बढ़ा दी है मार्केट में, उसको देखने के लिए। और महंगाई इस तरीके से वो हो चुकी है कि इंसान ये सोचता है कि कमाऊं, घर का खर्चा दूं, बच्चों को पढ़ाऊं या कुछ करूं, या फिर खाऊं या पीऊं। आज यूपीसीएल का जो ऊर्जा निगम का जो मुख्यालय है, यहाँ पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। उसके जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बिजली की दरें जो है लगातार साल में 2-2 बार बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी, अब प्रीपेड मीटर लग रहे हैं, लेकिन जो उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी है, हमारी ये मांग है कि जब प्रीपेड मीटर लग रहे हैं तो उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी वापस की जाए, और अगर आप एक मुश्त वापस नहीं कर सकते हैं तो उसको बिजली के बिलों में एडजस्ट किया जाए। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो बिजली के बिलों में एडजस्ट की जाएगी। दूसरा, हमारा ये मांग है कि जो फिक्स्ड चार्जेज हर महीने जो है बिजली के बिलों पे लिए जा रहे थे, इसको खत्म किया जाए। तो इन्होंने इसका भी आश्वासन दिया है कि उस पर भी वर्कआउट करे जाएंगे। और दूसरा, जो बिजली के बिल ये हर महीने उपभोक्ताओं को देते हैं, उस पर साफ साफ वो दिखाई नहीं देता, प्रिंट भी नहीं होते, जिससे हमें पता नहीं लग पाता है कितना बिल है, किसकी चीज किस मद में कितना पेमेंट है। तो ये अनिश्चित, तो इनका कहना है कि भाई जो प्रिंट में जो दिक्कतें आ रही थी उसको ठीक किया जाएगा। वहीं बढ़ती महंगाई के बीच सीएम धामी ने राज्य के निगम कर्मचारियों को राहत देते हुए कर्मचारियों का डीए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सीएम के इस फैसले के बाद 40,000 से ज्यादा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। आदेश जारी होते ही निगम कर्मचारियों के वेतन में 800 रुपए प्रति माह से लेकर 6,000 रुपए प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। और इस बीच आम जनता को थोड़ी राहत देने की धामी सरकार की कोशिशों को अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। ये बात खाद्य विभाग की बैठक में सामने आई, जिस पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने गहरी नाराजगी भी जताई है। दरअसल धामी सरकार ने विधानसभा चुनाव में अंत्योदय परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस योजना का बजट ही जारी नहीं किया। सरकार की इस योजना से प्रदेश के अंत्योदय करीब 1.84 लाख परिवारों को साल में 3-3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ चुनावी घोषणाएं करती है। खाद्य विभाग की अंतर्गत जितने हमारे, चाहे हमारे PHS कार्ड धारक है, चाहे हमारे अंत्योदय कार्ड धारक है, चाहे हमारे राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारक है, उनको PDS सिस्टम से दिए जा रहे हैं, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, चीनी हो, या मुफ्त गैस रिफिल के अंतर्गत उनको गैस प्रोवाइड करना हो, उन सब की आज जो है समीक्षा की गई है। और जिसमें चूँकि अभी अंत्योदय परिवारों को जो मुफ्त गैस रिफिल किया जाने के लिए जो संबंधित बजट उसमें जारी किया जाना था, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर विभाग से नाराजगी भी व्यक्त की है। और चूँकि 25 तारीख की कैबिनेट है, तो ये भी निर्देश दिया है कि शीघ्र जो है फाइल की मूवमेंट इतनी तेज की जाए कि हमारी 25 तारीख की कैबिनेट में वह आ सके, अथवा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जल्दी से जल्दी उसमें निर्णय हो जाए, ये विभाग को आज निर्देशित किया है। देखिए, चुनावों के टाइम में अक्सर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके की चीज़ें करती है, और चुनाव के बाद ये बहाना कि पता नहीं चला। ऐसा हो सकता है कि बजट पास हो रहे हों और चीज़ें हो रही हों और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा हो। ये तो लेम एक्सक्यूज़ है और अधिकारियों के ऊपर जबरदस्ती का ठीकरा फोड़ना है। जब बजट एलोकेट हो रहा था, क्या उस समय ये ध्यान मंत्री जी ने नहीं रखना चाहिए था? ये केवल अधिकारियों की जिम्मेदारी है, और अधिकारियों की जिम्मेदारी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास उदाहरण है बहुत सारे। गैस में सब्सिडी आती थी, आज कहाँ है उस सब्सिडी का क्या हाल है? तो ये सारी चीज़ें केवल बीजेपी कोई भी चीज़ करती तो उनका अपना एक सेट एजेंडा है, चुनाव और राजनीति, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए, धामी सरकार निरंतर लगातार ऐतिहासिक फैसले लेने का काम करिए और इस प्रदेश के हित में लेने का काम करिए। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के किसान, तमाम सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम करिए। और जिस तरीके से उन्होंने अभी ये भत्ता देने की बात करी है, मुझे लगता है कि सभी कर्मचारियों में उत्साह है और वो धामी जी का धन्यवाद भी करते हैं। और क्योंकि कर्मचारी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर सभी कर्मचारियों का भी और सभी के हितों का ख्याल रखते हुए इस तरह के निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। महंगाई की मार जनता झेलने के लिए मजबूर है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से तेल के दाम घट रहे हैं, उसके बावजूद भी देश में जो है राहत नहीं दी जा रही है। और क्यों नहीं दी जा रही है, जनता
इस पर लगातार सवाल पूछ रही है। विपक्ष लगातार सरकार को कह रहा है कि आम जनमानस को बढ़े हुए तेल के दामों से राहत दी जानी चाहिए। और आप देखिए, सब्जी हो, दालें हो या अन्य रोजमर्रा की खाद्य सामग्री हो, सभी के जो है दाम आसमान छू रहे हैं। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव करवाने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पा रही है। बार बार हाई कोर्ट में भी झूठे हल्फनामे दिए जा रहे हैं, जनता से भी झूठे वादे किए जा रहे हैं। अब सरकार ने जो है निगम कर्मचारियों को बढ़ावा डीए देने का भरोसा दिलाया है, लेकिन जितनी मात्रा में डीए बढ़ाने की, टीए बढ़ाने की या अन्य वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की मांग निगम के कर्मचारी कर रहे हैं, उसके मुकाबले सरकार कुछ भी बढ़ोतरी नहीं कर रही है। और महंगाई की मार जिस तरीके से जनता झेलने के लिए मजबूर है, निश्चित तौर पर कर्मचारियों को जो है जिस अनुपात में वो मांग कर रहे हैं, उस अनुपात में जो है उनको बढ़ी हुई राशि दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में होने वाले निकाय और केदारनाथ उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी ने निगम कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर कर्मचारियों को तो बड़ी राहत दी है, लेकिन आम जनता को सरकार इस महंगाई से कब राहत देगी, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने के बावजूद आखिर क्यों सरकार तेल के दाम नहीं घटा रही? आखिर क्यों ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा निगम बार बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।